गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम जो है हमने प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसको हमने क्लियर किया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले किंगडम की ओर जो है फंजाई, है ना। अब फंजाई किंगडम आप जब देखते हो तो बेटा ये प्रोटिस्टा के बाद आता है ना। सबसे पहला किंगडम कौन सा था? मोनेरा था। उसके बाद आया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या था? यूकैरियोटिक था। तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट जो किंगडम है वो भी क्या रहेगा? यूकैरियोटिक का किंगडम रहेगा। तो लेट अस सी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक इस फंजाई के किंगडम के क्या होते हैं। सो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और उसके बाद बेटा जो है हम इस जनरल कैरेक्टरिस्टिक को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें जो है इसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक जब पढ़ेंगे उसके बाद हम 4 फंजाई के क्लासेस पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम फाइकोमाइसिटिस, दूसरा जो हम पढ़ेंगे उसे हम कहेंगे एस्कोमाइसिटिस, तीसरा जो पढ़ेंगे हम उसे कहेंगे हम बेसिडियोमाइसिटिस, और चौथा बेटा जो पढ़ेंगे जो कि एक इम्परफेक्ट फंजाई का क्लास है उसे हम क्या कहेंगे? ड्यूट्रोमाइसिटिस कहेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द जनरल इंट्रोडक्शन टू द फंजाई। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द फंजाई। अब फंजाई जो बेटा होता है तो सबसे पहले देखते हैं फंजाई क्या है ना। फंजाई जो होता है एक ग्रुप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक, है ना, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है हमने, यहाँ पे हमने लिखा है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद का खाना खुद से नहीं बना सकते, है ना। सो दे डिपेंड अपॉन डेड और लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, राइट। सो इनके अंदर कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसके द्वारा ये खुद का खाना बना सकते हैं। लाइक प्लांट के पास क्या रहेगा? प्लांट के पास एक प्रक्रिया रहती है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इनके पास ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है जिससे वो खुद का खाना बना सके। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? इन्हें हेटेरोट्रॉफिक कहा। अब साथ ही साथ फंजाई जब हम देखते हैं तो इसे थैलॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसे थैलॉइड कहा जाता है। अब ये थैलॉइड का मतलब क्या होता है? थैलॉइड का मतलब ये होता है कि इनका बॉडी जो होता है ना, बॉडी जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल का मतलब क्या होता है कि जैसे प्लांट में देखो तो प्लांट के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, राइट। ऑर्गन्स पाए जाते हैं, है ना, प्लांट के अंदर। तो आप देखो तो इनके अंदर ऑर्गन्स बेटा नहीं होंगे। ऑर्गन्स जैसे हम बात करते हैं ट्री के अंदर ऑर्गन्स क्या क्या रहेंगे? जैसे लीफ रहता है ना, जैसे स्टेम रहता है, उसके बाद रूट रहता है। ये सभी क्या रहते हैं? ये सभी जो है ऑर्गन रहते हैं, है ना, ऑर्गन्स रहते हैं एक ट्री के, राइट। एक ट्री के ये सभी ऑर्गन्स है। और ऐसे ऑर्गन्स जो है, ये ऑर्गन्स जो है आपको दिखेंगे कि एब्सेंट रहते हैं फंजाई के अंदर, एब्सेंट इन फंजाई। इसके लिए आप अगर देखो इसका बॉडी सिंपल रहता है। अब बॉडी सिंपल रहता है तो सर क्या इनमें टिश्यू पाया जाता है? बस हाँ, इनमें बस आप जब देखते हो बेटा तो इनमें ऑर्गन्स तो नहीं पाया जाता है। इसका मतलब इनके अंदर क्या पाया जाएगा? टिश्यू लेवल ऑफ, इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है ना, ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है सर? अब देखो टिश्यू होता क्या है बेटा कि जैसे मेरे पास एक सेल है, राइट, मेरे पास एक सेल है। सेल के अंदर आप अगर देखो तो यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस क्यों रहेगा? क्योंकि ये फंजाई जो है ये क्या रहता है? यूकैरियोटिक रहता है, राइट। ये यूकैरियोटिक रहेगा।
ऐसे जो है बेटा बहुत सारे सेल्स जो है, राइट, बहुत सारे सेल्स जो है ये इकट्ठे आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे सेल्स इकट्ठे आ जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आपको देखने को मिलेगा फंजाई के अंदर, ठीक है। फंजाई के अंदर आप देखोगे कुछ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में देखो आपको बहुत सारे सेल जुड़े हुए मिलेंगे, राइट, बहुत सारे सेल जुड़े हुए मिलते हैं। अब यही स्ट्रक्चर जो है इसे हमने क्या कहा? इसे हमने टिश्यू कहा। दैट मीन्स वी कैन से दैट टिश्यू जो होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, है ना। ये सेल जो होता है बहुत सारे सेल मिलके, है ना, जैसे यहाँ पे बेटा है सेल 1, है ना, उसके बाद सेल 2, ऐसे करके बहुत सारे सेल मिलके क्या बनता है? टिश्यू। और टिश्यू जो है वो आपके फंजाई में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा बेटा कि फंजाई जो होता है, जैसे जनरली हम मशरूम खाते हैं जो घर पे, है ना, वो वाइट कलर का रहता है। जो वाइट कलर का बेटा जो आपको मशरूम दिखता है जो कि ऐसे रहेगा, है ना, जो कि ऐसे रहता है, ऐसे बटन जैसे रहता है, राइट, ऐसे बटन जैसे रहता है। अब ये बटन जैसे जो दिख रहा है ये पूरा क्या है? ये बेटा जो है ये टिश्यू है। एक क्या है? बेसिकली टिश्यू है। इसके अंदर ऑर्गन नहीं पाया जाएगा, इसलिए फंजाई के अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? इसके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब फंजाई जो बेटा, फंजाई के अंदर आप अगर सही से देखो तो फंजाई जो है ये सभी जगह पे पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है ना, सभी जगह पे। इसलिए आप अगर देखो इसे कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मीनिंग क्या होता है कि ये फाउंड एवरीवेयर, ये सभी जगह पे पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। जैसे देखो एक फंजाई जो है आपने देखा होगा कि ऐसे एक लकड़ी पे पाया जाएगा, है ना, ऐसे लकड़ी पे आप अगर देखो बेटा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऐसे एक फंजाई देखने को मिलेगा, है ना, लकड़ी पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ऐसे फंजाई देखने को मिलेगा। अब फंजाई जो लकड़ी पे ग्रो करता है इसे क्या कहा जाता है? इसे ज़ाइलोफाइलस कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाएगा? इसे ज़ाइलोफाइलस कहा जाता है। वैसे ही आप अगर देखो तो फंजाई जो है वो कहाँ पे और ग्रो कर सकता है? आपके हेयर पे ग्रो कर सकता है ना। हेयर में आप अगर देखो तो एक कंडीशन होता है जिसे डैंड्रफ कहा जाता है ना। अब ये डैंड्रफ क्या होता है? डैंड्रफ आपके हेयर में जो होता है ये किसकी वजह से होता है? ये तो फंजाई की वजह से होता है ना। फंजाई जो होता है वो आपके बालों में जो ऑयल सिक्रेट होता है जिसे हम सीबम कहते हैं उसको खाता है, और खाने के बाद जो वेस्ट जैसा प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से आपके हेयर में खुजली सी आने लगती है। अब ये खुजली सी आने इसलिए लगती है क्योंकि वहाँ पे क्या ग्रो कर रहा है? हेयर के अंदर एक फंजाई ग्रो कर रहा है ना। अब ये हेयर के अंदर इसलिए क्यों ग्रो करता है? क्योंकि हेयर के अंदर बेटा आप देखो तो हेयर के अंदर जो है एक प्रोटीन पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को हम क्या कहता है? केराटिन कहते हैं। क्या कहता है? इस प्रोटीन को केराटिन कहा जाता है ना। अब केराटिन पे ग्रो करने वाला फंजाई जो होगा इसे केराटिनोफाइलस कहा जाता है, राइट। वैसे ही आपने देखा होगा कि थर्ड काउ डंग जो होता है, राइट, काउ डंग पे भी आप देखोगे तो काउ डंग जो होता है ना, काउ डंग पे भी आप अगर देखो तो उस पे भी आपको फंजाई
फंजाई ग्रो होते हैं दिखेगा। अब काव डंग पे जो फंजाई बेटा ग्रो होता है इसे क्या कहा जाएगा, इसे कोप्रोफाइलस, है ना, इसे कोप्रोफाइलस फंजाई कहा जाता है ना। अब ये कोप्रोफाइलस फंजाई जो है, ये ध्यान रखना कि ये जो है नीट में पूछा जा चुका है ना, नीट में एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अब ये कोप्रोफाइलस फंजाई जो है बेटा, ये आप अगर देखो तो ये एस्कोमाइसिटिस से बिलोंग करता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कोप्रोफाइलस जो डंग फंजाई होता है ना, डंग क्योंकि काव के गोबर जिसे कहते हैं, काव का गोबर जो होता है ना, उस पर ग्रो करने वाला फंजाई जो है उसे कोप्रोफाइलस कहा जाता है, जो कि एस्कोमाइसिटिस को बिलोंग करता है। ठीक है, साथ ही साथ आप अगर देखो तो फंजाई जो है हर जगह पे पाया जा सकता है ना। जैसे ये एयर में पाया जाता है, जैसे ये आप अगर देखो बेटा तो वाटर में देखने को मिलेगा, पानी में देखने को मिलेगा, है ना। साथ ही साथ ये जो है आपको और कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको ज़मीन पे भी देखने को मिलता है, लैंड, है ना। तो फंजाई ने कुल मिला के आप अगर देखो तो ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पे ये पाया नहीं जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। डन। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब एक फंजाई जो होगा इसके अंदर आप अगर देखो तो ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, है ना, ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ ये बहुत सारा बॉडी के ऊपर जो है क्या करता है, टिश्यू बनाता है। अब आप सोचोगे कि इनके अंदर कोई तो ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है, मतलब रूट्स, लीफ और स्टेम ऐसा कुछ तो नहीं पाया जाता है, तो सर इनके अंदर पाया क्या जाता है ना। तो वही हम देखेंगे बेटा कि इनमें पाया क्या जाता है। एक फंजाई जो होता है, एक फंजाई जो होता है इसके अंदर आप अगर देखो तो ये बना होता है मेड अप ऑफ ए नेटवर्क ऑफ हाइफे। ये किससे बना होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफे से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड, जिसे नेटवर्क ऑफ हाइफे को क्या कहा जाता है, इसे माइसेलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइसेलियम। तो अगर हम हाइफे क्या होता है उसे समझेंगे, है ना, हाइफे क्या होता है वो समझेंगे तो अपने आप जो है हम बेटा माइसेलियम क्या होता है उसे समझ पाएंगे। लेट अस अंडरस्टैंड कि हाइफे क्या होता है। जैसे देखो कि एक फंजाई के अंदर एक ऐसे लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है ना। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस ट्यूब के अंदर जो है इस ट्यूब के अंदर भरा होता है एक सेमी फ्लूइड जैसा लिक्विड, है ना, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस भरा होता है। अब ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस क्या है बेटा, ऑलरेडी आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, राइट। तो एक ये हाइफे है, हाइफे के अंदर आप अगर देखो तो हाइफे के अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म, है ना। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म में आप अगर देखोगे छोटे छोटे गोले जैसे है, राइट। अब ये गोले क्या है वो ऑलरेडी बेटा हमको पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो सेंटर में पाए जाते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, इन्हें न्यूक्लियस कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें न्यूक्लियस कहा जाता है। सो ये जो है दिस आर न्यूक्लियस, है ना। तो हाइफे को मैं समझा रहा था, हाइफे में क्या है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है और ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में क्या भरा है, साइटोप्लाज्म भरा है। अब साइटोप्लाज्म क्या है, ये एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है ना। ये क्या है बेटा, एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। अब देखो कि ये जो हाइफे के अंदर न्यूक्लियस है ना, हाइफे के अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है
ये सेपरेटेड है ना, एक दूसरे से। एक दूसरे से क्या है, क्या ये न्यूक्लियस एक दूसरे से जुड़े हैं? नहीं। दो न्यूक्लियस के बीच में आप अगर देखो तो एक दीवार जैसा खड़ा है ना। अब ये दीवार जैसा बेटा जो खड़ा है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे दीवार को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा, इसे एक वॉल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इस दीवार को जो है इट विल बी कॉल्ड एज ए वॉल, है ना। वॉल को जो है हम एक साइंटिफिक भाषा में क्या कहेंगे, इसे सेप्टा कहेंगे। क्या कहेंगे? सेप्टा कहते हैं। ठीक है, तो आप अगर देखो दो न्यूक्लियस के बीच में क्या पाया जाता है, सेप्टा। अब यहां पे क्वेश्चन है, क्या ये दीवार पूरी तरह से बंधा हुआ है क्या, या कहीं पे दीवार में आपको डिसकंटिन्यूटी दिख रही है? मतलब क्या ये दीवार पूरा है? पूरा तो नहीं है। आप बीच में अगर देखोगे ध्यान से, तो दीवार के बीच में आप अगर देखो तो क्या है, यहां पे एक ओपनिंग है। अब ये ओपनिंग जो होती है दीवार के अंदर, है ना, ओपनिंग जो होती है कहां पे, इस दीवार में, जिसे हमने वॉल या सेप्टा कहा, ये ओपनिंग जो होती है इसे पोर कहा जाता है, राइट। अब क्योंकि ये पोर कहां पे प्रेजेंट है, सेप्टा में प्रेजेंट है, इस पोर को बेटा क्या कहा जाएगा, इस पोर को जो है, जो कि दीवार के बीच में है, इस पोर को क्या कहा जाएगा, इस पोर को जो है सेप्टल पोर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेप्टल पोर। इज दिस क्लियर? तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर सेमी फ्लूइड सब्सटेंस भरा है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और हर एक न्यूक्लियस जो है ये सेपरेटेड है कैसे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए वॉल। वॉल को हमने क्या कहा, सेप्टा कहा। अब वॉल के बीच में आप अगर देखो, वॉल पूरी तरह से कंटिन्यू नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं पे इसमें ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हमने पोर कहा। क्योंकि ये पोर कहाँ पे बेटा है, सेप्टा के अंदर पाया जाता है, इसे क्या कहा हमने, सेप्टल पोर। अब यही स्ट्रक्चर जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइफे। इसे हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। तो हाइफे का अगर डेफिनेशन अगर लिखना है मुझे, है ना, हाइफे का अगर सही से हमें डेफिनेशन लिखना है, तो हाइफे का डेफिनेशन क्या आएगा, हाइफे इज नथिंग बट इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज फिल्ड विथ ए साइटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस, है ना, wherein two nucleus are separated by a septa, and in order to communicate continue the communication between the cell। अब ध्यान से देखो कि दो न्यूक्लियस बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। अब दो न्यूक्लियस जो है एक ही फंजाई के पार्ट है। अब दोनों न्यूक्लियस के बीच में आपको देखो, क्योंकि एक फंजाई के पार्ट है, दो न्यूक्लियस के बीच में क्या होना चाहिए, आपस में कम्युनिकेशन जरूरी है, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस किसके, एक ही फंजाई के पार्ट है। अब दोनों न्यूक्लियस के बीच में आपस में कनेक्शन होने की ज़रूरत है, इसलिए इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर ये पोर जो है बेटा ये पाया जाता है। इस पोर की वजह से ही जो है दो न्यूक्लियस जो है आपस में क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं। तो आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि क्यों ये पोर पाया जाता है। तो पोर बेसिकली क्या करता है, दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में क्या करता है, दो सेल के ये जो साइटोप्लाज्म है इन दोनों को क्या करता है, आपस में मिलाता है। इज दिस क्लियर? तो आप अगर देखो तो हाइफे बेसिकली क्या है, हाइफे, है ना, हाइफे क्या होता है, पहले तो दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना। हाइफे क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, विच कंटेन्स ये जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। डन, यहां तक क्लियर? अब देखो साइटोप्लाज्म के बाद क्या है, इनसाइड साइटोप्लाज्म, है ना। इनसाइड साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहेगा, न्यूक्लियस सेपरेटेड बाय, है ना, न्यूक्लियस दो सेपरेटेड कैसे है, सेपरेटेड बाय व्हाट, सेप्टल वॉल,
है ना, सेप्टल वॉल। साथ ही साथ सेप्टल वॉल कंटेन सेप्टल वॉल कंटेन पोर थ्रू विच क्या है बेटा, थ्रू विच साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स आर कनेक्टेड। साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स आर कनेक्टेड, राइट। अब ये जो है इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, हाइफे कहते हैं। अब माइसिलियम क्या है फिर, अब देखो ये तो हाइफे रहा अपना, राइट, ये तो हाइफे है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब या कैसा स्ट्रक्चर है, एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, एक धागे जैसे स्ट्रक्चर है। ऐसे बेटा बहुत सारे हाइफे जो है, ऐसे बहुत सारे हाइफे क्या करते हैं, साथ में मिलते हैं, है ना, और साथ में मिलते हैं और ये मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको तो हम क्या कहते हैं, माइसिलियम, है ना। सो हाइफे हमने पढ़ा, बहुत सारे हाइफे मिला के क्या बनता है, माइसिलियम। इसका मतलब माइसिलियम क्या है, माइसिलियम बेसिकली क्या है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ हाइफे, राइट। और ये माइसिलियम ही मिला के क्या बनाता है, माइसिलियम मिला के क्या बनता है, फंजाई बनता है। इसका मतलब सर से लेके पांव तक, है ना, ऊपर से लेके नीचे तक जो फंजाई होता है बेटा, ये फंजाई क्या है, फंजाई बस एक कलेक्शन ऑफ हाइफे है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम माइसिलियम कहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। आपको ये भी समझ में आया होगा कि डिफरेंस बिटवीन हाइफे और माइसिलियम क्या है, कैसे एक हाइफे और माइसिलियम एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। हाइफे जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसका ही कलेक्शन मिलके क्या बनता है, उसका कलेक्शन मिलके बनता है फंजाई। इज दिस क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, फंजाई जो है हमारे लाइफ में देखा जाए तो उसके अलग अलग रोल है। कभी कभी फंजाई आप अगर देखो तो ये हार्मफुल भी होता है, और कभी कभी आप अगर देखो फंजाई यूजफुल भी होता है। सो देखते हैं कि क्या क्या डेली लाइफ में इसके हार्मफुल या यूजफुल इफेक्ट देखने को मिलता है। जनरली आपने अपने घर पे जो है बेटा फंजाई देखा होगा, है ना। कहाँ पे देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर पे एक स्लाइस का ब्रेड का टुकड़ा पड़ा है, राइट। स्लाइस के ब्रेड का क्या पड़ा है, ऐसे स्लाइस के ब्रेड का एक टुकड़ा पड़ा है ना। अब ये स्लाइस का ब्रेड का टुकड़ा जो है इसके ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ फुफुंद जैसे छोटे छोटे ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाता है, और ये ब्रेड जो है वो बेटा खाने लायक नहीं बचता है। अब ये खाने लायक ब्रेड इसलिए नहीं बचता है क्योंकि इसके ऊपर क्या आ जाता है, इसके ऊपर आप अगर देखो तो फंजाई का ग्रोथ देखने को मिलता है ना। अब इस पे ही देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस पे जो है ना, ऐसे कुछ है ना। घर पे आपने देखा होगा कि जैसे ये ब्रेड है, राइट बेटा, जैसे ये एक ब्रेड है ना। ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ ब्लैक कलर के स्पॉट्स जैसे आ जाते हैं जब ब्रेड को हम बहुत दिन तक बाहर रखते हैं, राइट।
जैसे आपने मान लो कि ब्रेड खा लिया 2 दिन पहले और उसको ऐसे ही आपने क्या किया, आपने ऐसे ही टेबल पे छोड़ दिया बेटा। अब टेबल पे जब छोड़ोगे ऐसे ब्लैक कलर के स्पॉट आ जाते हैं। अब ये स्पॉट ज़्यादातर आप अगर देखो तो ये क्या है, ये एक फंगल ग्रोथ है। ये क्या है, एक फंजाई का ग्रोथ दिखता है, राइट, ग्रोथ दिखता है। ज़्यादातर ये जो है बेटा ये राइजोपस होता है ना। आगे जाके पढ़ेंगे है कि राइजोपस क्या होता है, ठीक है। तो ब्रेड जो है बहुत दिन के बाद बाहर जब लगते हैं तो आपने देखा होगा कि ब्रेड फंगस के ग्रोथ के कारण ये ब्रेड जो है ये स्पॉइल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये खराब हो जाता है। इसका मतलब यहां पे आप अगर देखो एक फंजाई का हमारे लाइफ में क्या है, एक नेगेटिव इफेक्ट है। हमारे खाने को ये क्या करता है, बाहर रखने से क्या कर देता है, ग्रोथ करके खराब कर देता है। उसके साथ साथ आप अगर देखो फंजाई के और भी कई हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। क्या होंगे, लेट अस सी। फंजाई कभी कभी हार्मफुल भी होता है। जैसे देखो इसके हार्मफुल इफेक्ट एनिमल में देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में, है ना, कुछ लोगों में ऐसे कुछ है ना, जैसे गर्दन पे या गुप्त अंग में आप अगर देखोगे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आ जाता है, राइट। इसे आप क्या कहते हैं, इसे रिंगवर्म कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रिंगवर्म कहा जाता है ना। ये गोल जैसे रहता है बॉडी पे, है ना, जैसे गले पे रहेगा, है ना। अब ये कब आ जाता है, जब हवा में नमी रहती है और हवा में बहुत सारा मॉइस्चर रहता है ना, और बॉडी के अंदर जो पार्ट छुपे हुए रहते हैं और जहाँ पे नमी जमती है वहाँ पे आपको फंगस का इन्फेक्शन देखने को मिलता है बेटा। अब इसी को बॉडी के ह्यूमन के, है ना, रिंगवर्म जो है वो ह्यूमन में पाया जाता है। अब ये जो है एक इन्फेक्शन होता है जो हम एंटी फंगल इस्तेमाल करने से मिट जाता है। लेकिन भले आप अगर देखो तो ये रिंगवर्म आप अगर देखो एक फंजाई क्रॉस करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे ट्राइकोफाइटॉन, है ना, ट्राइकोफाइटॉन इंटरडिजिटेट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ट्राइकोफाइटॉन इंटरडिजिटेट कहा जाता है। अब आपने यहां पे देखा होगा कि यहां पे क्या लिखा है, इंटरडिजिटेट लिखा है। अब इंटरडिजिटेट का रिंगवर्म से क्या मतलब, साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कभी कभी जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स, है ना, अब ये एथलीट्स जो होते हैं ये ज़्यादातर देर क्या यूज शूज पहनते हैं, राइट। अब इसलिए आप अगर देखो जो एथलीट होते हैं इनके पैर के अंदर भी क्या आ जाता है, रिंगवर्म आ जाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऐसे इन्फेक्शन को हम एथलीट फूड कहते हैं, राइट, एथलीट फूड कहते हैं। ऐसे इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है, एथलीट फूड कहा जाता है। अब एथलीट फूड के अंदर आपको फंगस का इन्फेक्शन कहाँ पे दिखता है, फिंगर्स के बीच में। और फिंगर्स को जो है, ये जो फिंगर होते हैं इन फिंगर्स को ही बेटा क्या कहा जाता है, फिंगर्स को डिजिट्स कहा जाता है, राइट। इसलिए आप अगर देखो इंटर डिजिटेट का मतलब क्या है, बिटवीन फिंगर्स या बिटवीन डिजिट्स। तो याद रखना ट्राइकोफाइटॉन इंटर डिजिटेट जो है ये एक हार्मफुल फंजाई है। कहाँ पे, एनिमल के अंदर। साथ ही में ये देखा जाता है फंगाई जो है ये प्लांट्स के अंदर भी आपको हार्मफुल देखने को मिलता है। कहाँ पे, प्लांट्स के अंदर। जैसे एक डिसीज है व्हाइट रस्ट इन मस्टर्ड, है ना, और कई बार आपको दिया जाएगा क्रूसीफर। क्या दिया जाएगा, क्रूसीफर, व्हाइट रस्ट इन क्रूसीफर। अब ये व्हाइट रस्ट इन क्रूसीफर क्या है, जैसे क्रूसीफर या आपने मस्टर्ड देखा होगा, मस्टर्ड का लीफ, राइट। आपने सरसों का साग खाया रहेगा, राइट बेटा। तो मस्टर्ड के लीफ के अंदर आप अगर देखो तो मस्टर्ड के लीफ के ऊपर छोटे छोटे व्हाइट कलर के धब्बे आ जाते हैं,
है ना, छोटे छोटे व्हाइट कलर के क्या आ जाएंगे, धब्बे जैसे आ जाते हैं। छोटे छोटे ऐसे व्हाइट कलर के क्या आएंगे, धब्बे आ जाते हैं, राइट। है ना, ऐसे छोटे छोटे जो है व्हाइट कलर के मस्टर्ड के लीफ के ऊपर धब्बे आ जाते हैं। अब ये धब्बे जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक फंजाई है ना। अब ये फंजाई जो है ये पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक का मतलब क्या है, ये डिजीज कॉजिंग फंजाई है और ये जो है फसल को क्या करेगा, खराब कर देता है। अब ये पैथोजेनिक फंजाई कौन सा है, देखा जाता है इस फंजाई का नाम जो है एल्ब्यूगो स्पीसीज है ना, एल्ब्यूगो होता है। एल्ब्यूगो एक फंजा है, उसके स्पीसीज जो है इस डिसीज को कॉज करता है। अब आप पूछोगे कि एल्ब्यूगो स्पीसीज किससे बिलोंग करता है, मैंने बताया था कि 4 फंजा के क्लासेस होते हैं। अब ये एल्ब्यूगो स्पीसीज जो है बेटा, ये एल्ब्यूगो स्पीसीज किससे बिलोंग करेगा, ये एल्ब्यूगो स्पीसीज जो है इट विल बिलोंग टू ए फंजा जिसे हम क्या कहते हैं, फाइकोमाइसिटीज। किससे बिलोंग करता है, ये फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। ओके, तो ये एक प्लांट का डिसीज है। साथ ही साथ प्लांट के अंदर और एक डिसीज आपको देखने को मिलेगा फंजाई का, है ना। अब ये डिसीज कौन सा है, ये जो दूसरा डिसीज है, ये डिसीज जो है इट इज व्हीट के अंदर रस्ट, है ना। व्हीट के अंदर रस्ट देखने को मिलेगा, है ना, व्हीट के अंदर रस्ट देखने को मिलता है। अब व्हीट के अंदर भी आप अगर देखो तो व्हीट का लीफ जो होता है, राइट, व्हीट का लीफ जो होता है बेटा, व्हीट के लीफ में भी आपको ऐसे धब्बे धब्बे जैसे देखने को मिलता है। अब ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे व्हीट रस्ट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे व्हीट रस्ट कहा जाता है। अब ये व्हीट रस्ट जो है, ये व्हीट रस्ट कौन कॉज करता है, इट इज कॉज्ड बाय ए फंजाई नोन एज पक्सिनिया। इस फंजाई को क्या कहा जाता है, इसे पक्सिनिया कहा जाता है। तो आपने यहां तक देखा होगा कि फंजाई जो होता है ना, फंजाई हार्मफुल भी हो सकता है, राइट। अब कुछ फंजाई के जो है बेनिफिट्स जो है मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। जैसे फंजाई आप अगर देखो तो हार्मफुल होता है, वैसे वैसे फंजाई जो है ये बेनिफिशियल भी हो सकता है। जैसे आपने घर के अंदर, है ना, मस्त फंजाई को बना के खाया होगा, है ना, जिसे हम मशरूम कहते हैं, राइट, मशरूम। बेटा आपके पेरेंट्स ने जो है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर लाया होगा, राइट, है ना, राइट। अब ये जो है ये क्योंकि बटन के आकार का दिखता है, इसे बटन मशरूम कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है, इसे बटन मशरूम कहा जाता है। अब ये बटन मशरूम जो है इसे साइंटिफिक नेम और देखो, इसे एगारिकस एगारिकस बिस्पोरस कहा जाता है ना। इसे एगारिकस बिस्पोरस कहा जाता है। और ये फंजाई जो है ये एडिबल होता है, ये खाने के लायक होता है। लेकिन बेटा ध्यान रहे, कभी कभी फंजाई जो होता है ये खाने लायक तो दिखता है लेकिन ये हार्मफुल हो सकता है। कभी कभी आप अगर देखो तो आप देखोगे कि जब ऐसे रोड साइड में, है ना, आप रोड साइड में चलोगे, कहीं कहीं पे आपको कुछ ऐसे फंजाई भी देखने को मिलता है, राइट।
रोड साइड पे आपको ऐसे फंजाई भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, ये फंजाई जो है इसे टूट स्टूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे टूट स्टूल कहा जाता है। अब ये टूट स्टूल जो होता है ये बहुत ही डेंजर मशरूम रहता है, क्योंकि टूट स्टूल जो होता है ये न्यूरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? न्यूरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो हमेशा वही मशरूम खाना जो मार्केट में बेचा जाता है, ना कि आप रोड साइड में चल रहे हो तो जो देख लिया कि एक मशरूम ग्रो हो रहा है और उठा के लाया और खा लिया। अब ये जो रोड साइड में मशरूम ग्रो होता है उसे टोडस्टूल्स कहा जाता है, और ये एक प्रकार का कौन सा मशरूम है? एक प्रकार का कौन सा है? ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला है, जहाँ जो कि न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और इसकी वजह से आप कोमा में भी जा सकते हो। किसमें? कोमा में। तो आप टोडस्टूल देखा जाए तो ये नॉन एडिबल रहता है ना? ये क्या रहेगा? ये नॉन एडिबल रहता है, जबकि आप जब मशरूम देखोगे तो एडिबल रहता है। साथ ही साथ जो मशरूम है ये एस्कोमाइसिटिस से बिलोंग करता है। सॉरी, ये भी कहाँ पे? सॉरी, ये भी बेसिडियोमाइसिटिस से बिलोंग करेगा। बेसिडियोमाइसिटिस है ना, बेसिडियोमाइसिटिस। और टोडस्टूल भी जो बेटा है ये कैसा? ये भी बेसिडियोमाइसिटिस से बिलोंग करेगा। मेरे साथ बने रहना, आपको समझ में आएगा कि बेसिडियोमाइसिटिस क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना दोनों भले बेसिडियोमाइसिटिस में एक खाने लायक है और एक टोडस्टूल जो कि खाने लायक नहीं होता है। साथ ही साथ आपने सुना होगा पेनिसिलिन, राइट? ये पहला बेनिफिट है, खाने लायक है। सेकेंड, आपने सुना होगा पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन जो है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक था, जिसने वर्ल्ड वॉर के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक था, है ना, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। और इसने जो है वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे सोल्जर्स की जान बचाई थी, है ना, सेव्ड सोल्जर्स। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, है ना, वर्ल्ड वॉर के दौरान बेटा जो है इसने बहुत सारे सोल्जर्स की जान बचाई थी इस एंटीबायोटिक में। तो पेनिसिलिन जो है एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, किससे डिराइव होता है? डिराइव्ड फ्रॉम एक फंजा है जिसे हम पेनिसिलियम कहते हैं। पेनिसिलियम स्पीसीज, है ना, जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो इस्तेमाल किया था बेटा, उसे क्या कहा था? उसे जो है कहा था पेनिसिलियम नोटेटम। तो एंटीबायोटिक देने वाला जो फंजा है ये किसको बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटिस। ओके, तो एडिबल फंजा जो है जिसे मशरूम कहते हैं वो बेसिडियोमाइसिटिस है। पेनिसिलियम जिससे हमें एंटीबायोटिक मिलता है ये है कौन सा? ये है एस्कोमाइसिटिस। तो ये कुछ बेनिफिट्स फंजाई जो हमें देते हैं, और प्रीवियसली बेटा हमने देखा कि फंजाई जो होता है ये हार्मफुल भी होता है। अब जो बेटा है आगे बढ़ते हैं। अब फंजाई के अंदर और कौन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं? अब एक फंजाई जो है बेटा उसके अंदर आप अगर देखो तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। कौन सा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात जब आती है तो आगे जाके हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो बेटा होता है एक ऐसे स्ट्रक्चर से बना होता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर से बना होता है। अब ये स्ट्रक्चर जो होता है आपने देखा होगा एक फ्लैट
फ्लैट मेम्ब्रेन जैसे होते हैं ना, कैसे होते हैं, एक मेम्ब्रेन होता है ना, मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा कि सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, राइट। वैसे ही एक मेम्ब्रेन से एक फ्लैट मतलब चपटा सा मेम्ब्रेन से बना होता है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को सिस्टर्ने कहा जाता है, राइट, सिस्टर्ने कहा जाता है। अब ये सिस्टर्ने से क्या बना होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहां बेटा आप अगर देखोगे ऐसे 3 सिस्टर्ने हैं, कितने, 3 सिस्टर्ने हैं, है ना। अब ये सिस्टर्ने आप अगर देखो तो इन सिस्टर्ने के बीच में आप अगर देखो कनेक्शन नहीं है, ऐसा जो है आपको, है ना, यहां पे नो कनेक्शन बिटवीन सिस्टर्ने, है ना, सिस्टर्ने के बीच में कनेक्शन नहीं है। ऐसा आपको कहां पे देखने को मिलता है, ऐसा आपको प्लांट के अंदर देखने को मिलता है ना। और ऐसे स्ट्रक्चर को, मतलब सिस्टर्ने जिसके बीच में कनेक्शन नहीं होता है, ऐसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। जबकि आप अगर देखोगे प्लांट के अंदर जो सिस्टर्ने होते हैं बेटा, एनिमल के अंदर जो सिस्टर्ने होते हैं, इनके बीच में क्या पाया जाता है, इनके बीच में कनेक्शन पाया जाता है, कनेक्टेड सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऐसा कहां पे पाया जाता है, एनिमल के अंदर पाया जाता है। तो प्लांट के अंदर सिस्टर्ने तो होते हैं बहुत सारे, लेकिन कनेक्टेड नहीं रहते हैं, जिसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं। एनिमल के अंदर बहुत सारे सिस्टर्ने होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट फंजाई, फंजाई के अंदर बेटा जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में देखा जाता है कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो एक ही सिस्टर्ने है, एग्जैक्टली बेटा। अब अगर यहां पे देखोगे तो एक ही सिस्टर्ने है ना, सिंगल सिस्टर्ने। That is, in fungi, the Golgi complex is represented by how many cisternae? Single cisternae. इसलिए बेटा इसे क्या कहा जाता है, इसे यूनिसिस्टर्नल कहा जाता है, यूनिसिस्टर्नल कहा जाता है, राइट। फंजाई के अंदर आप अगर देखो कितने सिंगल सिस्टर्ने पाया जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे यूनिसिस्टर्नल कहा जाता है, सिंगल सिस्टर्ने रहता है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए जो है जनरल इंट्रोडक्शन फंजाई का हम इतना ही यहाँ पे ही रोकेंगे, और आगे जाके बचा हुआ जो है जनरल इंट्रोडक्शन फंजाई का हम देखेंगे। तब तक के लिए बेटा जो है जो भी आपको अभी तक पढ़ाया गया है उसको ध्यान से आप जो है रिवाइज करना, और जैसे ही हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है।